नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पिछले 2 दिनों से राजनीतिक घमासान जो है वो लगातार मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी टीएमसी में आरोपों का आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहा है, साथ में जो है अब बात घमासान तक आ गई है। ममता के खिलाफ भाजपा ने शुरू किया है नबान अभियान। नेताओं और पुलिस के बीच जो है तीखी झड़प भी इस अभियान के तहत देखी जा रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। दरअसल प्रदेश भाजपा अपने दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में नवान्न अभियान को उसने छेड़ा हुआ है, जिसमें सभी कार्यकर्ता राज्य सचिवालय नबान की ओर से मार्च निकाल रहे हैं। इस बीच ताजा जानकारी सामने आ रही है कि रानीगंज रेलवे स्टेशन के बाहर भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। भाजपा को नवान्न मार्च की अनुमति नहीं मिलने पर बंगाल भाजपा अध्यक्ष एस मजूमदार चोरों से प्रदर्शन करने की अनुमति क्यों लेगी, तो ये बड़ा मुद्दा जो है पश्चिम बंगाल से देखने को मिल रहा है। और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो कल की अगर हमने इस बात का जिक्र भी किया था कि जिस तरीके से जो है उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने ममता बनर्जी पर जो है करोड़ों का मकान और होने का भी हमने बात। हमारा यह है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदल रहा है, इसके क्या मायने हो सकते हैं, इसी मुद्दे पर हम सीधे चलेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी के पास में। सर, क्या कुछ बदलता हुआ पश्चिम बंगाल से देखने को मिल रहा है? देखिए, ये एक चटपटाहट है भारतीय जनता पार्टी की। ये कैसे भी करके अपने आप को वहाँ पे उपस्थित रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ वहाँ जिनसे उनका पाला पड़ा हुआ है वो उतने ही आक्रामक लोग हैं, उतनी ही एक आक्रामक नेता ममता बनर्जी की अगुवाई में वो लोग चल रहे हैं वहाँ पे। और वैसे भी वामपंथी भी जब वहाँ पे शासन किया करते थे, तो हम जानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल है उसकी राजनीति जो है वो हिंसा से भरी रही है। तो वहाँ पे जितने पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, शायद ही उतनी उस मात्रा में, उस संख्या में शायद ही देश में कहीं और अब हमने पिछले जो 40 साल है उसमें देखी होगी। तो वहाँ हमेशा जो है संघर्ष जो भी किया जाता है, राजनीतिक संघर्ष जो होता है वो बिल्कुल सड़क पर उतर के किया जाता है। ये उनकी तासीर है। और उस सड़क पर उतरकर जो संघर्ष किया जाता है वहाँ हमेशा कहीं ना कहीं हिंसा होती है। हमने पिछले 2 साल में कई बार देखा है कि सामूहिक संहार हुए हैं, घरों को जला दिया गया है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो ग्रामीण इलाकों में उनके कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के, उन पर वो हमेशा एक तरह से हिंसा और उनकी जान जो है वो वहाँ पे चली जाती है। तो एक बार एक कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है अमित शाह शायद वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने जो जो जिनकी मृत्यु हुई थी उस, और ये तथाकथित रूप से था, ये एलिज्ड है, ये कहीं प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन उनका हमेशा आरोप ये रहा है। तो अभी हम जो देख रहे हैं दिलीप घोष और उनके जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो वहाँ पे जाके सड़क पर उतर के सचिवालय घेरने की बात है। मकान किस कौन नेता ऐसा नहीं होगा, हो सकता है उसके नाम पे ना हो, लेकिन वो रहते तो वहीं होते। मैंने कहा उस दिन हमारी बात हो रही थी कि 3-3, 4-4 बड़ी बड़ी जो है 50-50 लाख रुपए की एसयूवी होती है, और भी छोटी मोटी गाड़ियां कितनी होती है वो काफिले में, तो अब सब जानते हैं। तो पैसे ये अब ये कहाँ से आते हैं, तो ये तो हर एक नेता को भी जवाब देना चाहिए। हर एक राजनेता को इस देश में जवाब देना चाहिए कि वो जब बने थे कुछ पर कैसे उन पर जो है मेहरबान हो गई, ये तो सबको देना चाहिए जवाब। पर क्योंकि अब अभी वहाँ जो पार्थो चटर्जी वाला मामला हुआ, वो मामला एक हद तक तूल पकड़ ली उसने, उसके बाद वो मामला अभी जो है थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। ठीक है, ममता ने भी अपना एग्रेशन थोड़ा कम किया वहाँ पे, लेकिन अब कोई नया मुद्दा बनाना है, नया मुद्दा बनाकर फिर से जो है सड़क पर उतरना है, क्योंकि यही उनकी राजनीति करने की स्टाइल रही है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये करोड़ों के मकान में रहते हैं और लाखों रुपए का फोन इस्तेमाल करते हैं, तो अब तो मैंने देखा कि मध्यम वर्ग का आदमी है, वो भी अगर लोन बोन मिल जाती हो अगर,
तो आईफोन तो कोई नया मॉडल लाओ तो लाख से कम तो होता नहीं है वो। तो वो भी जो है हफ्ता भरते हुए इंस्टॉलमेंट में जो है किसी बैंक से लोन ले लेता है, पर उसको आईफोन इस्तेमाल करना होता है। तो अब लाखों का फ़ोन तो अब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करोड़ों का मकान तो भाई किसका नहीं, ये बताइए। मुझे लगता है कि ये इस मुद्दे पर घेरने से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे शायद सफल नहीं क्यों आएगा, दे नहीं पाए अपने आप का एक डाल के और इसी के चलते रहे हैं कि वो देखा है। और एक जमाने में जैसे अमिताभ बच्चन साहब की मूवी, अभी आपने भी देखा, जैसे पुलिस पकड़ती है और छुड़ाने की कोशिश, आकर्षक होता है। ये फोटो अपॉर्चुनिटी सकते हैं उनकी दर्ज, इससे का महत्व सब नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से ताकत झोंक दी थी बंगाल चुनाव में, और इसके बाद अमित शाह भी लगातार जो है ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए वहां पर देखे गए थे। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि इस बार जीत उनकी ही होगी, और उसको लेकर जो है एड़ी चोटी का जोर लगाया गया पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी जीती जिस तरीके से जीती, और उस जीत के दौरान कई हिंसक प्रदर्शन भी देखे गए पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन और एक हिसाब से चटर्जी का आपने जिक्र किया था, जिस तरीके से अभी बीते दिनों काफी मुद्दा उछाला गया था, और धीरे धीरे समय के साथ कह सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर इस मुद्दे पर पानी फिरता हुआ था, और क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है अभी तक जनता के सामने से वो सीन जो है वो गायब है पूरी तरीके से। तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके के प्रोटेस्ट को रोकने के जो काम कर रही है पश्चिम बंगाल सरकार, फिर से एक नई राजनीति को जन्म सकते हैं कि जिस तरह से आगामी होने वाले चुनाव है उसको लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो है अपने आप को मजबूत कंटेंट के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये तो अब जब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हैं, तभी उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर ये नहीं उतरते तो कुछ होता नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब ममता बनर्जी कुछ साबित करने की कोशिश कर रही है। मुझे जो लग रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ साबित करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, विधानसभा पिछले साल 4, तो उसको 2024 से होते हैं 5 साल में, 5 साल के अंतराल में। तो आप समझ लीजिए कि 2024 का मई महीना जो है अब से कितना दूर है। ठीक है, तो उतना ही समय बाकी है। तो वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। विधानसभा में चुनाव में भले ही वो जो है वो कहते थे कि हम लोग 200 प्लस लाएंगे, लेकिन वो, और मुझे कहते थे कि 2 फिगर क्रॉस कर लिया तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, और नहीं कर पाए। 77 है मेरे ख्याल से वहाँ पे बंगाल में अभी। तो फिर भी उनका ग्रोथ बड़ा एक्सपोनेंशियली हुआ है, क्योंकि 7 ये इसके आसपास कुछ थी मेरे ख्याल से, वहाँ से 77 तक पहुँचे हैं। तो उस तरह से देखो तो वोट प्रतिशत बहुत बड़ा उनका, सीटें बहुत बड़ी, लेकिन वो 100 भी क्रॉस नहीं कर पाए। अब उनको ये लगता है कि इस स्थिति में, क्योंकि वहाँ पे वो भूमिका, लेकिन बात विपक्ष की तरह कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, वो आज भी जो है, अब बैठे हैं 8 साल हो गया है, लेकिन अभी भी जो है वो हर चीज का ठिकरा या तो नेहरू पे फोड़ देते हैं या वो राजीव गांधी पे फोड़ देते हैं। इमरजेंसी हर साल जब आती है, उसकी जो एक तिथि आती है, तो उस समय वो इंदिरा गांधी पर वो ठिकरा फोड़, और फिर राहुल गांधी और मनमोहन सिंह तो है ही हैं, होते हुए भी वो विपक्ष की तरह ही बात करते हैं। गुजरात वो बात जैसे वो, और कांग्रेस ने वो कर दिया, वहां तक का पूरा मामला होता है। तो अब तो यहाँ तो सही अर्थ में विपक्ष में है, तो उनको सड़क पर उतरना, संघर्ष करना, अपनी बात जो है दर्ज करवाना, लोगों तक उनकी बात, अपनी बात पहुंचाना, ये इनका हमेशा काम रहता है। तो अभी जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव एक जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। ममता
क्या इसमें नहीं है। एक व्यक्तिगत भी कह सकते हैं कि वो इस खबर से जुड़ा हुआ नहीं है। ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री मोदी, या कह सकते हैं टीएमसी, भाजपा की घोड़ जो है वो कट्टरवाद, एक दूसरे में अलगाव वाली पार्टी, दोनों एक दूसरे को साबित करती है। मतलब हम एक दूसरे के समर्थक नहीं, विचारधाराएं हमारी अलग अलग है, मुद्दे हमारे अलग अलग हैं, और इसको लेकर जो है कार्यकर्ताओं में जो है संघर्ष भी देखने को मिला। चुनाव के दौरान भी मिलता है, आए दिन सड़कों पर भी देखने को मिलता है। इसके बाद जब ममता बनर्जी दिल्ली यात्रा पर आती हैं तो प्रधानमंत्री मोदी से मिलना नहीं भूलती, और उस दौरान वो आम भी लेकर आती हैं और उनके लिए गर्मा गर्म शॉल भी लेके आती हैं। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी से नज़दीकियां भी उनकी उस तरह से जो पिक्चर आती है ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भी किसी से छुपी नहीं है और कहती हैं कि हमारे अच्छे रिश्ते हैं। और दूसरी तरफ जब वो पश्चिम बंगाल में एंटर करती हैं तो उनका जो एग्रेशन निकल के आता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, तो उस क्या आप किसको सही मानेंगे? पर्दे के पीछे वाली हकीकत ज्यादा सही है या पर्दे के बाद वाली? नहीं, देखिए, राजनीति में शोभित भाई ये सिंबॉलिक जेस्चर होते हैं। ये एक, अब ये लोग को एक दूसरे का गला पकड़ के हाथ में छुरी चाकू लेके एक दूसरे पे हमला तो नहीं करेंगे ना कभी, वो तो पॉसिबल नहीं है। वो जो लड़ाई है वो अपने अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की जो है वो ये है कि उनको हर एक खत्म करना है और अपना अधिकार लड़ाई है। प्रादेशिक पक्ष की ये लड़ाई है कि अपना अस्तित्व को बचा के रखना है। तो उस स्थिति में जब ममता बनर्जी बंगाल में, आप अगर बात जैसे कहा आपने कि वहाँ तो हिंसा भी होती है, लड़ाई भी होती है, संघर्ष भी होता है, वो होता ही रहेगा। वो कहीं उस चीज़ को ढीला नहीं छोड़ेंगी और ना भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश को कम करेगी। ये तो होता ही रहेगा। अब जब वो दिल्ली आती है तो क्योंकि एक स्टेट की मुख्यमंत्री है और नरेंद्र भाई पूरे देश के, तो जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में भेंट होती है, संवाद होता है, तो वो उस तरह से ही होता है जैसे एक स्टेट का मुखिया एक देश के मुखिया से बात करता है। तो वहाँ जो भी प्रोटोकॉल रहता है, वहाँ जो भी एक सामंजस्य या एक सौहार्द एक दूसरे के प्रति जो व्यक्त कर, वो एक जैसे कहते हैं ना, पार्ट ऑफ, और ये एक जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, सिंबॉलिक जेस्चर होता है। ये सांकेतिक इस चीज को दर्शाते हैं कि आप एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि वो इज्जत मंत्री के तौर पर वो भी ये, और जब अक्षय कुमार फेमस हो उससे ममता वो कह देती है, तो लोगों तक पहुंचाने के लिए ये बात होती है। वो मैसेज जो था वो बंगाल की जनता को था कि भाई देखो, मेरी आपकी दीदी से कोई दुश्मनी नहीं है, पॉलिटिकल राइवलरी होती है, मैं ये व्यक्तिगत इस हिंसा में आम लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता जब आम दुश्मनी नहीं है तो ये क्यों दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं? वो है, हकीकत में वो एक दूसरे के कट्टर विरोधी ही हैं। वो जो देख रहे हैं आम वाला या शॉल वाला, वो दिखावा है, वो क्योंकि उनको करना पड़ता है। जो अभी देख रहे हैं वो हकीकत है। और देखो भाई हरेश, आप पहले अगर राजा रजवाड़ा, जब सैन्य राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, उनके सैन्य होते थे, उनके सेनापति होते थे, कि राज्य के बिल्कुल अग्रसर होकर पहले जो है लाएगा, मार भी खाए नहीं, पैदल सबसे पहले वो जाता है लड़ाई में, मरता भी वही है, उसका काम ही यही है। ये जो आप कार्यकर्ता देख रहे हैं, उनका काम ही यही है कि लाठियां खाना है, सर फुड़वाने हैं अपने, ठीक है, और इजाग्रस्त घायल होना है, किसी की मौत भी हो जाती है, फिर इनके फोटो पर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं, 4 दिन वाहवाही होती है, कुछ हो सकता है आर्थिक मदद भी पार्टी की ओर से होती होगी, इससे ज्यादा उनका कोई रोल नहीं होता है। ये पैदल सैनिक है, तो उनका तो मरना ही है, उनको मार खाना ही है, और ये इनकी नियति है। राजा ऊपर बैठा होता है जो कहता है ऐसे नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, और बाकी लोग काम करते हैं। तो जो नेता हैं पार्टी के, जितने भी भाजपा में नरेंद्र भाई हो
टीएमसी में ममता हो, जो भी जितने भी नेता है, वो नेता है, वो राजा है बेसिकली उस अपने उस संस्थान के। कार्यकर्ता जो है वो पैदल सैनिक है, वो मार खाते हैं, और ये इनकी नियति होती है। धन्यवाद सर। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और वो खबर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उस खबर का रुख भी करेंगे क्योंकि आवारा पशुओं की समस्या जो है लगभग हर राज्य में गहराई हुई है। हल्द्वानी से ही खबर जो है निकल कर आ रही है सामने। आवारा पशु की वजह से हादसे का शिकार होते होते बचे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट। आपको बता दें कि प्रदेशों में आवारा पशुओं की समस्या नासूर बनती जा रही है, लेकिन प्रशासन इसे लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दे रहा। आए दिन आवारा पशुओं की धमाचौकड़ी की चपेट में आकर निर्दोष लोग अपने यादव का उन पर पलटवार आया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा की नीतियों की वजह से प्रदेश में लाखों आवारा मवेशी किसानों के सपनों को तोड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि पिछले 4.5 सालों में भाजपा सरकार ने सिर्फ मुसीबतें ही बढ़ाई हैं, काम कुछ नहीं किया है। बहरहाल प्रदेश में किसानों की एक बड़ी तादाद है जो आवारा मवेशियों के मुद्दे पर साफ तौर पर असहज होती हुई दिख रही है। इसी मुद्दे पर हम चलते हैं, हमारी साथी सहयोगी हैं, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हादसे बढ़ रहे हैं आवारा पशुओं के द्वारा, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आवारा पशुओं की वजह से एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश भर में ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अभी हाल ही में हल्द्वानी में जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय भट्ट, वो इसका शिकार, इसके बाद को पत्र लेकर निराकरण, बट ये पूरे देश। और मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि बोलना चाह रहे हैं कि आवारा पशु की वजह से लोग शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ में एक मुद्दा जोड़ना चाहूंगी, किसान। हमारे देश के जो किसान हैं, जो आवारा पशुओं की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि जो आवारा पशु होते हैं उनकी फसल को खराब कर देते हैं, जिस वजह से किसानों को रात भर जागकर पहरा देना पड़ता है। तो ये समस्या जितनी दिखने में छोटी लग रही है वो उतनी छोटी नहीं है, ये काफी ज्यादा बड़ी समस्या है। और अब वक्त आ चुका है कि अब सरकार को इस मसले पर कोई ना कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मानसी आपका। इसी खबर का रुख करेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जय शर्मा जी। क्या कुछ कहना चाहिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, हल्द्वानी की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, वहां पर एक ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और कहेंगे सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस तरीके से आवारा पशु जो है इस वक्त सड़कों पर देखे जा रहे हैं, और आवारा पशुओं का कोई भी निराकरण किसी भी राज्य सरकार के द्वारा मजबूती के साथ दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। जी शोभित, ये जो हमने मुद्दा उठाया है तो ये इतने सालों से चल रहा है। और सबसे पहले इतने मवेशियों से लेके अपने जो जितने भी है, यहाँ पे एक समाज है मालधारी समाज। पहले गुजरात की बात करते तो यहाँ पे एक मालधारी समाज है जो इसकी लड़त लड़ रहा है। सबसे पहले देखा जाए शोभित तो जो गोचर जमीन होती है, जो गायों को और उनको रखने के लिए जो जमीनें होती है वो सरकार पहले अलॉट करती थी। अब वो गोचर जमीन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग धीरे धीरे कम होती गई और कई तो सिर्फ ऑन पेपर पे ही रह गई। तो अभी गोचर को इतनी जमीन नहीं मिलेगी उनको, तो वो जाएंगे कहाँ? वो आखिर में तो रास्ते पे ही आते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा बना रहे मुद्दा दूसरा भी है कि कई पशुपालन को भी हम लोग जितने भी मवेशी रखते हैं उनसे भी एक बात कहना चाहते हैं कि वो लोग कई बार उनके मवेशियों को बाड़े में रखते हैं और कई बार वो उनको चराने के लिए बाहर ले जाते हैं, तो पर वो रास्ते पे भी आ जाता है। ये भी दूसरी है। और अभी ही फिलहाल अभी जो बात हो रही है तो उसके रिगार्डिंग गुजरात के जो डिप्टी सीएम थे, एक्स सीएम थे डिप्टी सीएम नितिन पटेल, उनको भी अब ये आवारा पशुओं का आतंक सहने की बारी आई थी। उनको भी उनके एक काफिले तो ये मात्र दिल्ली गुजरात कई बड़े बड़े हादसे हैं जिसके वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। शोभित, अगर ये चीज हमें कंट्रोल करनी है तो 2 से 3 मुद्दे हैं जिसके ऊपर तो सरकार को भी और जो मवेशी पाल रहे हैं उनको भी, जो पशुपालन से जुड़े हुए जो किसान हैं उनको भी एक चीज बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले सरकार को भी गोचर जमीन जो है वो कहाँ पे है, कितनी अलॉट है, वो भी एक डिक्लेरेशन करना चाहिए, और नहीं है तो उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अगर कोई पशुपालक उसके पशु को लेके कहीं पर चरवाहा
उसको चराने के लिए जा रहा है तो उसको भी एक जगह अलॉट करनी चाहिए, क्योंकि पूरे तबेले में पूरा यानी 24 घंटा 365 दिन कोई भी पशु नहीं रह सकता। तो एक उनको चराना भी जरूरी है। तो एक वो है, और एक दूसरा है कि जितने भी पशुपालक है उनको अपने पशुओं को कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं कोई एक्सप्रेस हाईवे या कोई भी गली मोहल्ले में खुले छोड़ देना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि एक जनता के नाते कि जहां पर भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे पशु बिनवासी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं या फिर उनकी जगह नहीं है और वहां पे है, तो वो नज़दीकी जितने भी कॉरपोरेशन है वहां पे उसकी एक फ़ोन कॉल से भी उनकी कांटेक्ट करें और वहां से भी उनको हटाया जा सकता है। अभी जब ये सब चीज़ें होती है ना शोभित, तो क्या होता है कि जो पशुपालक होते हैं वो जब यहाँ पे जिस तरीके से उनके पशुओं को लेने के लिए कॉरपोरेशन की टीम आती है, मुठभेड़ के भी कई बार लगातार समाचार सामने आते हैं और साथ साथ में कई बार वहां पे पुलिस के साथ भी अगर वो चरवाहे से लेके जितने भी पशु हैं उनको पकड़ने के लिए जाते तो उनके ऊपर भी हमले की बहुत सारी तस्वीरें भी आई है, बहुत सारी खबरें भी आई है। तो ये जो समस्या है उसको हल करने के लिए तो सबसे पहले सरकार को एक जगह अलॉट करनी चाहिए गोचर की, और जो पशुपालक है जो उनके पशु को चराने के लिए जा रहे हैं बाहर, तो उनको भी खास कर एक लिमिटेड एरिया में और टाइम टू टाइम लेके जाना चाहिए। और जो ये लोग छोड़ के जाते हैं कि ज़्यादातर अभी क्या हो रहा है शोभित के जैसे ही दूध निकाला और फिर वापस को उनको चरने के लिए छोड़ दे रहे हैं, और सिटी एरियाज में ये सब केसेस ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि अब जगह कम होती जा रही है। सबसे पहले गांव को डेवलपमेंट के अंदर शहरी विकास में लिया जा रहा है, फिर उसके अंदर जितने भी चरवाहे होते हैं या फिर पशु होते हैं उनके लिए जगह कम होती जा रही है, वो एक सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट है। तो ये सब इतने बहुत सारे मुद्दे हैं इसके रिगार्डिंग्स, पर शोभित अगर ये सिर्फ 3 या 4 चीज जो आतंक बढ़ रहा है जो आवारा पशुओं का, उससे रोका भी जा सकता है। जी शोभित। जैसा कि आपने बिल्कुल सही जानकारी दी है कि ये समस्या को रोकने के लिए प्रशासन को भी मजबूती से काम करना होगा और राज्य सरकारों को इसको लेकर जो है जरूरी दिशा निर्देश देने होंगे, तभी बात बनती हुई दिखेगी। लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। लगातार जिस तरीके से पिछले सालों में पशुओं की जो तादाद लगातार इसमें इजाफा देखा जा रहा है, गौशालाएं भी खोली गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो है गौ संरक्षण के लिए गौशालाओं को भी खोला गया। लेकिन कई गौशालाओं की स्थिति अब जो है दयनीय हो गई है। वहां पर लगातार सरकारों की तरफ से तो दावा किया जाता है कि गौशाला में हम अच्छा जो है पशुओं के लिए चारा दे रहे हैं, अच्छे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, और वहां पर जो है चिकित्सा की टीम भी जाती है, समय समय पर उनका चिकित्सा जो स्वास्थ्य संबंधी जांच भी होती है वो भी हम करवाते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत जो है बिल्कुल इसके पलट है। राज्य सरकार का कुछ अलग निर्देश होता है, प्रशासन का जो जवाब आता है वो कुछ अलग होता है, और इन सब में फिर हम बात करेंगे कि जो परेशान हो रहा है वो पशु हो रहा है। पशु जो है वहां पर मृत्यु दरों की अगर बात करेंगे तो गौशालाओं में कई ऐसी खबरें हमारे सामने पिछले कुछ दिनों में निकलकर सामने आई कि वहां पर जो है गौवंश है उनकी जो है मृत्यु हो गई, उन्हें सही से खाना नहीं मिला, उनमें या किसी तरह की कोई बीमारी हुई जिसके बाद उन्हें इलाज नहीं मिल पाया, उसके बाद उनकी जो है मौत हो गई। इस तरह की घटनाएं जो है आए दिन हमारे सामने आती हैं और राज्य सरकार के उसके बाद में दावे। तो आपको क्या लगता है कि जमीनी हकीकत क्या है? राज्य सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि हम लगातार जो है पशुओं को एकत्रित करके एक जगह उनके लिए हमने बनाई है, यथास्थान बनाया जहां पर वो एकत्रित हो सके, लेकिन फिर इसके बाद में जो स्थिति है वो हमारे सामने दूसरी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शोभित, सबसे पहले तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ सरकार नहीं, ये जो आपने जो मुद्दा और जो सवाल किया है वो बहुत ही अच्छा है, पर सबसे ज़्यादा मैं पहले बात बता दूं कि जितने भी गौशाला बनती है तो वहाँ पे कई बार ऐसी खबरें आती कि वहाँ पे चारा नहीं पहुँचा है, या फिर जो पशु है उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं मिला है, या फिर उसको जो दवाई चाहिए वो नहीं मिली है, उसके रिगार्डिंग्स उसकी मौत हो गई। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है, कई गौशाला में होता होगा, पर सबसे ज़्यादा एक बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे नोट डाउन करना चाहूँगा कि शोभित जब भी गौशाला खोली जाती है या कोई केंद्र खोला जाता है, वहाँ पे जो पशु आते हैं वो कैसे होते हैं, जिनको जो अब दूध नहीं दे पा रहे हैं या फिर उनमें कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई वो पशुपालक होता है वो उसका इलाज नहीं कर पा रहा है, तो कई बार ऐसे जो पशु होते हैं उनको वो छोड़ देते हैं। मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, पर
ये ऐसी बाबतें हमारे सामने आती है, क्योंकि गौशाला में जो पशु आती है, जो गाय आती है, जो या कोई भी XYZ पशु आते हैं, तो वो कैसे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ खामी होती है, जो जिनको बेदरकारी से छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे जो पशु है उनको वहां पे कॉर्पोरेशन के द्वारा गौशाला तक पहुंचाया जाता है, पर गौशाला में उसके रिगार्डिंग्स उसको क्या हुआ है, क्या किस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट देनी, उसके रिगार्डिंग्स भी अगर वहां पे जैसे सरकारी योजनाओं के अंतर्गत यहाँ पे गुजरात में जिस तरीके से ऑन कॉल वहां पे आ जाते हैं, तो वहां पे यूपी में भी इस तरीके से है, गौशाला ओपन की जा रही है, चारा भी उनको दिया जा रहा है। पर कहीं पे भी ऐसा नहीं मान रहा हूं कि सरकार हर जगह पे पहुंची है। कहीं पे चारा कौभांड भी सामने आता है, कहीं पे आपने देखा भी, हमने भी देखा है कि कई बार ऐसी आरोग्य की टीम वहां पे पहुंचती है पर वो पशु वहां पे नहीं होता। ऐसी कई बाबतें बना होती हैं। और जो गौशाला की बात कर रहे हो शोभित, तो शोभित अभी सरकारी गौशाला और प्राइवेट गौशाला, इसमें भी गौशालों में भी दो चीजें हो चुकी है कि गौशाला जो प्राइवेट होती है और सरकारी गौशाला, तो वहां पे भी उनके जो प्रमाण होते हैं, उनकी थियरी होती है, वो भी अलग होती है। पर एक चीज तो है शोभित के सरकारी गौशाला जितनी भी सरकार ने ओपन की है, तो वहां पे भी गायों गोवंश का भी मौत होता है। पर वो जो गोवंश आती है उनकी स्थिति कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड है। हम कोई सरकार की वाहवाही नहीं कर रहे हैं, पर दूसरी चीज वो भी है कि सरकार कहीं ना कहीं ऊपर से भेज रही है पर नीचे नहीं पहुंच रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और सबसे पहले पशुपालक को भी कैसा होता है कि जब तक वो गौ माता है, जब तक वो दूध दे रही है, तो उनके लिए गौ माता है। जैसे ही उनकी दूध देने की क्षमता कम होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है या सॉल्व नहीं होती, तो वो उनको खुला छोड़ देता है। वो भी एक हमें बात नोट करने जैसी है। जी शोभित। खड़ा यहां से तो जा रहा। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो।
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। हेलो पुलिस। पुलिस कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में। आप इनके पिताजी? थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी। आइए सर, आप ही। रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना, मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। इस सुरक्षा को भारत सरकार ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134A के माध्यम से स्थापित किया है। इस गुड स्मार्टन लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिट याचिका 235/2012 सेव लाइफ फाउंडेशन बनाम भारत सरकार ने अपने आदेश द्वारा मान्यता दी है। आइए हेलो पुलिस। पुलिस कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में। आप इनके पिताजी? थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी। आइए सर, आप ही। रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना, मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। इस सुरक्षा को भारत सरकार ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134A के माध्यम से स्थापित किया है। इस गुड स्मार्टन लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिट याचिका 235/2012 सेव लाइफ फाउंडेशन बनाम भारत सरकार ने अपने आदेश द्वारा मान्यता दी है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। बढ़ती हैं तीसरी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां पर लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है। महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान आया है सामने। आपको बता दें कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में कथित तौर पर जन उपराज्यशासन को हुए। उन्होंने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश आज ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां पर लोगों के पास और ना उठाने के लिए। अभी अब्दुल्ला साहब का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि बाहरी लोग आकर यहां पर मतदान करें। तो इस तरीके की दोनों पीडीएफ की तरफ से भी आ रहा है और जेकेएनसी जो है उसके अध्यक्ष जो है फारूक अब्दुल्ला उस पार्टी के, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। क्या कुछ इस बयान के मायने हैं, इसी मुद्दे पर हम सीधे चलते हैं हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी सर के पास। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने आज बयान दिया है कि जो है लोगों के अधिकार खत्म हो रहे हैं जम्मू के, और फारूक अब्दुल्ला साहब का भी बयान आया था कि बाहर के लोगों को नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आकर मतदान करें। फारूक अब्दुल्ला साहब जो है उनकी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की पार्टी है। अब सवाल ये उठता है कि अब बाहर का कौन रहा जब आपकी 370 की धारा खत्म हो चुकी है। आर्टिकल 35A जो है
वो अब वहाँ पे नहीं लगता। अब कोई विशेष उनके पास वो उस स्टेट का दर्जा नहीं बचा है। अब वो उसी तरह का एक राज्य है, बिल्कुल जिस तरह का गुजरात हो सकता है, आंध्र प्रदेश हो सकता है, पश्चिम बंगाल हो सकता है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश हो सकता है, वही उसी श्रेणी में ये राज्य आ जाता है। आप वहाँ जा भी सकते हैं, आप वहाँ बस सकते हैं, आप अपनी वहाँ अगर ज़मीन खरीद सकते हैं, मिल्कत खरीद सकते हैं, और अपना अगर आप चाहे तो पूरा जो है वो माइग्रेट वहाँ पे हो सकते हैं, रह सकते हैं। तो अब वो ये सोच जो है ना, वो उनको बदलनी चाहिए, वो बदल नहीं पा रहे इस सोच को कि वहाँ कोई है नहीं बाहर का, सब जो है घर के हैं। अब वो है सब घर के लोग, और वहाँ आकर कोई ऐसा अतिक्रमण तो आप कर नहीं रहे हैं कि आपकी ज़मीनें ले रहे हैं। जैसे कश्मीरी पंडितों की मिल्कियत पर कब्जा कर लिया गया था, रातों रात उनको भागना पड़ा। इस आर्टिकल के ख़त्म होने के बाद, इस धारा के ख़त्म होने के बाद ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि आपको आपके घर से आके कोई निकाल रहा है, आपको रेफ्यूज लेना पड़ रहा है कहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो अब देश के लोग हैं, अब वहाँ आएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, माइग्रेट हो सकते हैं। अपना मताधिकार भी अगर वहाँ उनको मिलता है तो उसका भी वो उपयोग कर सकते हैं। तो अब वो कहें कि ये, अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो एक कहते हैं ना मोनोपोली थी वहाँ पे, वो कश्मीर आबादी के वोट उनकी ताकत हुआ करते थे। उस वोट पर अब सेंध लगी है। अब वहाँ पे जो है गुलाम नबी आज़ाद 10 दिन के अंदर कुछ अपनी पार्टी का नाम जो है उसकी घोषणा कर सकते हैं, झंडा भी उनका तय हो जाएगा। तो अब वो वोट उनकी बपोती नहीं रहे, अब वो वोट जाएंगे, उस पर एक हक जो है वो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का भी लगेगा। तो उनको ये डर है कि जो अब ये सेंध लगने वाली है, उसके चलते वो अपनी राजनीति कश्मीर में अब आगे जाके चमका नहीं पाएंगे, और उनका जो एक उनका कहो या फिर महबूब मुफ्ती का कहो, दोनों का जो एक था रुतबा था उनका, वो वहाँ बिल्कुल कम हो जाएगा। और उसी के चलते उनकी ये पीड़ा है। फिर जो सीमांकन नया हुआ है, परिसीमन जो हुआ है, उसके चलते जो हम पहले बात कर चुके हैं कि जम्मू की सीटें कुछ बढ़ी हैं, कश्मीर की थोड़ी कम हुई है, तो उसको लेकर भी उनको एक तकलीफ है कि भाई हमारी वोट बैंक जो है और सिकुड़ती जा रही है। तो चिंता और पीड़ा उनको ये है। अब क्योंकि अब धारा है ही नहीं 35, ना 35A है, ना 370 की। अब कौन बाहर के लोग, कौन अंदर के लोग, सभी घर के हैं। थोड़ा जो है लार्जर पिक्चर में अगर सोचेंगे तो इस तरह के बयान से वो अपनी खुद की जो है वो इज्जत में कमी करवा रहे हैं, और लोगों को फिर लगता है कि आप भी अलगाववादियों के साथ हो क्योंकि आप इस तरह का बयान दे रहे हो। तो इससे बचना चाहिए। अब्दुल्ला साहब काफ़ी सीनियर आदमी हैं। पिछले दिनों पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी, और फिर इसके बाद में अभी पिछले दिनों की ही बात करेंगे। कुछ वहाँ बाहर यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार से कुछ मजदूर वगैरह गए थे, उनको निशाना करके जो है आतंकवादियों ने उन पर हमला किया था और उनको जो है मौत के घाट उतार दिया था। इसको लेकर भी राजनीति हुई, और इस पर महबूबा मुफ्ती ने भी, उनका उस टाइम पे बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो घाटी के माहौल को लगातार खराब करती हुई जा रही है। आतंकवाद खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन वो कहाँ तक सफल हुए हैं उसका जीता जागता प्रमाण जो है वो जनता देख रही है। और लगातार निर्दोष लोगों को हत्या की जा रही है। पत्थरबाजी के चक्कर में जो है हमारे अपने बच्चे हैं, उनको भी आतंकवादी तक घोषित किया जा रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे उनके इस बयान पर? नहीं, ये तो सालों से इस तरह के आरोप लगते हैं। मैं मानता हूँ शायद कहीं कुछ कभी हो सकता है कि सच्चाई भी हो, क्योंकि देखिए ये अब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जब कुछ सूखा जलता है तो उसमें साथ साथ कुछ हरा भी जो है, जो सूखा नहीं है बिल्कुल, वो भी उसकी आहुति में वो ले लिया जाता है। तो कई बार ये होता भी होगा कि जो बिल्कुल निर्दोष हैं या जिनका कोई लेना देना नहीं है आतंकी, कुछ ऐसे बच्चे भी जो है उसमें इसका शिकार हुए हो, लेकिन उसकी मात्रा ये जो कह रहे हैं ना उतनी तो नहीं हो सकती कभी भी। अगर उतनी होती तो फिर तो ये प्रदेश कभी एक साथ मतलब दबता ही नहीं। वो तो फिर लोग या तो वैसे भी मर रहे हैं तो फिर खुली छाती से लड़के क्यों न मर जाए। तो कोई भी प्रजा तब तक ही दबती है जब तक उसको लगता है कि नहीं यार इससे कभी सुधार हो पाएगा। मतलब आप दमन करो किसी पे तो एक हद से ज़्यादा अगर हो जाए, फिर उसको ये लगे कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर वो नहीं दबते हैं। तो ऐसी स्थिति तो नहीं है। हाँ, कुछ किस्से हो सकते हैं। अब जहाँ तक टारगेट किलिंग की बात हो रही है, तो टारगेट किलिंग कौन कर रहा है? वो तो आतंकी कर रहे हैं।
चाहे वो बिहार के मजदूर हो या कश्मीरी पंडित जो अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, बस रहे हैं, और अपनी वो भी सरकारी महकमे में जो खास करके कश्मीरी पंडित आज भी हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। या जैसे आपने कहा कि बिहार या उत्तर प्रदेश या कहीं और से जो लोग वहाँ मजदूरी करने के लिए गए हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो वो टारगेट तो भाजपा नहीं कर रही है ना, वो तो आतंकवादी जो है वो कर रहे हैं। पथराव जो कर रहे हैं वो स्थानीय लोग कर रहे हैं। तो जो स्थानीय लोग जब पथराव करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना वो वहाँ पे जो तैनात हुए सुरक्षा दल है उनकी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने कहा आगे कि हो सकता है एक आध दो घटना ऐसी हो चुकी हो जिसमें किसी निर्दोष को भी जो है वो उसका शिकार बन गया हो, लेकिन जब आपको ओवरऑल सिचुएशन कंट्रोल करनी होती है तो कई बार ये बहुत हो भी जाता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये हर बार हो रहा है और लगातार हो रहा है। तो ये राजनीति करने की एक चेष्टा है उनकी, और जब आपके पास कुछ ठोस चीज़ें नहीं रहती है कहने के लिए, फिर आप इस तरह की बातें करते हो जो सांप्रत नहीं होती, रिलेवेंट भी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप करते हो क्योंकि आपको अपने आप को रिलेवेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे मुद्दा हो, अगर न हो तो उसको खड़ा करने की कोशिश की जाती है। तो ये उसी का एक परिणाम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद के आने के बाद में जो फारूक अब्दुल्ला है और महबूबा मुफ्ती, उनका राजनीतिक कद जो है वो घट जाएगा? जैसे मैंने कहा, बिल्कुल उनको डर है, ये उनको ये पूरी तरह डर है कि अब, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद खुद अपने ज़माने में एक बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जब वो कांग्रेस में थे। तो वो कश्मीर के ही हैं, मतलब वो उसी प्रदेश से हैं, और एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और उनके आने से ये दोनों को ये डर लग रहा है कि उनकी जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर तो ये असर और ये प्रभावी साबित होंगे ही होंगे साथ में, क्योंकि वो नेशनलिस्ट मुस्लिम की एक इमेज रखते हैं। तो जो कश्मीरी पंडित भी वहाँ अगर थोड़े बहुत जो भी बचे हैं अभी वहाँ पे, या और जो हिंदू हैं, उन पर भी उनका प्रभाव इन दोनों के मुकाबले, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के मुकाबले अगर बात करें तो गुलाम नबी उन पर भी बहुत ज़्यादा सविशेष रूप से होगा। तो ये डर है, और इसी के चलते ये सब छटपटाहट जो है हम देख रहे हैं। ऐसे आगे जब जब चुनाव आएंगे तब तो ये और बढ़ता जाएगा। पर मुझे लगता है कि दोनों जो है अपनी ज़मीन खोते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। शोभित भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। विपक्षी एकता से मायावती, ओवैसी, नवीन पटनायक और जगन मोहन जो है उनकी दूरी क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से विपक्षी एकता को लेकर मुखर हो चुके हैं। उन्होंने दिल्ली में विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के प्रयासों में ही लगे हुए थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी पर्दे के पीछे से सक्रिय बताए जा रहे हैं। और इन सब के बीच जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती, वाईएसआर कांग्रेस के और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहीं चर्चा में नहीं दिख रहे हैं। इसी मुद्दे पर और इसी खबर पर हम जुड़ेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी है जिगर पांड्या जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार जिस तरीके से मायावती की बात हो रही है, नवीन पटनायक की बात हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी तो जुड़ेंगे ही नहीं, लेकिन बात उनकी भी हो रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शोभित, फिलहाल तो जैसे प्रशांत किशोर ने 2-4 दिन पहले जो बताया था उनके एक निवेदन में कि फिलहाल तो चाय पानी हो रहा है हर जगह पे नीतीश का, और नीतीश कुमार दिल्ली का दौरा ख़त्म करके वापस बिहार अपनी राज्य में अपना काम करने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन वो विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है। उसके पीछे, पर्दे के पीछे हम देखें तो शरद पवार भी है, ममता बनर्जी भी आ चुकी है अब तो, और बाकी सब कई नेता जो है, राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है, केजरीवाल जी से मुलाकात हो चुकी है, अलग अलग जो वामपंथी दल के जो नेता है उनसे भी बात हो चुकी है, और सीताराम येचुरी से मिले हैं, शरद यादव से मिले हुए हैं, सबको, लालू यादव भी उनके साथ है। इस तरफ देखें तो शिवसेना भी आजकल तो उनके साथ है महाराष्ट्र से। तो एक बातचीत हो रही है और चाय पानी पे चर्चा भी हो रही है। बात वो है कि ये आपने जो नाम बोले, जैसे जगनमोहन रेड्डी हो या मायावती हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या नवीन पटनायक हो, वो सब
अलग थलग नजर आ रहे हैं, उसके कारण क्या है? समझने की बात है। उसके जो मुख्य रूप से जो कारण है, मायावती की बात करें तो मायावती फिलहाल उनकी ही पार्टी का कुछ वजूद दिखाई नहीं दे रहा है और चुनाव में भी हमने देखा कि कोई सीट जो है उसमें इतनी भारी मात्रा में उनको मिली नहीं है। प्रजा का जो एक वोटर उनका था एक, वो कहीं पे वो खो चुकी है। अब खुद फिलहाल वो अपनी पार्टी को एकजुट करने में जुटी है, वो विपक्ष को कैसे एकजुट कर पाएगी? पहले तो वो समझती है कि पहले हम अपने पक्ष को एकजुट कर ले, बिखरी हुई जो उनकी बहुजन समाज पार्टी है उसको एक साथ लेके आए, उसके बाद वो सोचेंगे कि हम उसके ऊपर जाए या ना जाए, विपक्ष के साथ जाए या ना जाए। तो ये मायावती की एक खुद की इमेज जो है वो विपक्ष के तौर पे है। वो मुख्यमंत्री भी रह चुकी है उत्तर प्रदेश की बहुत बार, लेकिन फिलहाल अभी तो अलग थलग इसलिए कि उनको पता है कि हमारा वजूद क्या है। विपक्ष में अगर अभी से हम चले जाएंगे तो सिर्फ जो दल है, बाकी के जो मजबूत दल है, उनकी बात सुननी पड़ेगी और हाँ में हाँ भरनी पड़ेगी। फिलहाल तो उसी से वो थोड़ा दूरी बनाए रखे हुए हैं। असरुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो वो हैदराबाद से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या आंध्र प्रदेश के बाकी सब चुनाव हो या कर्नाटका के हो, सभी जगह पे वो जब चुनाव आते हैं तब उनकी पार्टी या उनका संगठन है बनाया रहता है, उनको एक्टिव करते हैं। जैसे गुजरात के चुनाव अब इस साल के अंत में है, 2022 के अंत में, तो वो भी 2-4 चक्कर इधर लगा। उनका जो संगठन है, जो अल्पसंख्यक बहुमत जो उसमें, तो वहाँ पे भी उन्होंने बैठक की हुई है। लेकिन जो ओवैसी की गुजरात की बात करें तो कोई खास वजूद नहीं है, संगठन है, लेकिन कुछ वोट जो है वो उसको तोड़ने की कोशिश उनके संगठन या उनका पक्ष करता है और वो है वोट है अल्पसंख्यकों के। ज़्यादातर हम समझते हैं कि कांग्रेस के रहते हैं और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी वही हुआ। अभी फिलहाल आज का एक मैं अखबार पढ़ रहा था, पोर्टल पे देख रहा था, तो वो कुछ राजस्थान में झुंझुनू एरिया है, जिला है, और उसके साथ का जो 4 जिला है उसमें भी वो जाने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में भी 2023 में चुनाव आने वाले हैं। तो जब चुनाव आते हैं तब उनका संगठन जो मूर्तपाय रहता है वो एक्टिव करते हैं और कहीं ना कहीं वो विपक्ष के ही वोट को नुकसान पहुंचाते हैं। अब विपक्ष का, खास करके कांग्रेस का जो एक आक्षेप रहा है ओवैसी की तरफ से, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। अब वो तो इसकी बात का वो रदिया भी दे चुके हैं, लेकिन बात वो है कि वो विपक्ष को ही नुकसान पहुंचाते हैं। उनका ऐसा मानना है ओवैसी का कि जो उनकी वोट बैंक है वो तो उनको वोट देंगे, तो मैं क्यों विपक्ष की ये हाँ में हाँ मिला के चलूं। उनका तो वो भी आरोप है कि जो ये सांप्रदायिक और बिन सांप्रदायिक का मुखौटा पहनते हुए अभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसके ऊपर भी 2 दिन पहले उन्होंने काफ़ी बहुत सारा निवेदन दिया था। रही बात ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की, तो वो और जो जगनमोहन रेड्डी है वो तो दोनों एनडीए के करीब है और पीएम के करीब भी है, नरेंद्र मोदी के बहुत करीब माने जाते हैं। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में देखें तो जो द्रौपदी मुर्मू की जीत पे उनके सब वोट थे, ये दोनों के वोट, वो सभी वोट एनडीए के पक्ष में गए थे। तो ये सब वजह है कि ये 2-3-4 जो नेता है उन्होंने विपक्ष या नीतीश कुमार की जी एक कैंपेन चल रही है विपक्ष को एकजुट करने की, उसमें से दूरी बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा नुकसान कहाँ पे है। अब रही बात विपक्ष की एकता की, तो अभी एकता नहीं हुई है, अभी तो फिलहाल चर्चा हो रही है। चर्चा होने के बाद सब दल इकट्ठे होंगे, चर्चा करेंगे, कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहेगा, कौन सा फेस हम आगे करेंगे, क्योंकि फेस बहुत है, चेहरे बहुत है। पीएम बनने के मन में जो लड्डू फूटने वाले हैं वो भी 2-4 लोगों के नाम है उसमें। तो ये बात आगे जाके बनेगी नहीं बनेगी 2024 तक, मतलब कि अभी तो 2 साल बाकी है। 2019 में भी ये कोशिश हो चुकी थी,
कितने सफल रहे थे वो हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन 2024 में क्या नीतीश कुमार ये कैंपेन लेके चल रहे हैं तो सफलता पाएंगे कि नहीं पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा शोभित। लेकिन फिलहाल कितने नेता उसमें जुड़ेंगे, कितने पक्ष उसमें जुड़ेंगे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मायावती, जगन मोहन रेड्डी और ओवैसी नवीन पटनायक जैसे बड़े नेता इनको माना जाता है, और ये क्यों नहीं विपक्ष खेमे के साथ आ रहे हैं, ये आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो आज हमने बात की कि दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।